हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज यूरोप महाद्वीप में हम लोग नदियों के बारे में आज कोशिश करेंगे कि सारा का सारा चीज यहीं पे समेट दे। और यूरोप महाद्वीप की जो नदियां हैं अब इम्पोर्टेंट आखिरी पड़ाव पर है। मैंने आपको उसका पहला वीडियो जो साउथ के काला सागर और कैस्पियन सागर की नदियां थी उनके बारे में आपको बढ़िया डिटेल से जिक्र कर दिया था। इटली की जो नदियां थी उसके बारे में बता दिया था, रोन के बारे में बता दिया था और आइबेरियाई जो प्रायद्वीप है उसकी नदियों के बारे में बना दिया था। एक मैंने वीडियो लाया था जिसमें पूरे यूरोप महाद्वीप का सारा वीडियो वहां पर जितना नदी था सारे यूरोप महाद्वीप में उन सारी नदियों की मैंने वहां पे चर्चा कर दिया था। आज मेरा यूरोप महाद्वीप के जो बचे इंपॉर्टेंट रिवर हैं उन रिवरों को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज जो छोटे हुए हैं जैसे उसमें से है एक हमको राइन नदी के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइन नदी से बहुत सारे कंटेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी वनडे एग्जाम ले लो, यूपीएससी ले लो, एसएससी ले लो या अदर बैंकिंग एग्जाम ले लो क्षेत्रीय लेवल के, उन सब में भी पूछे जाते हैं। तो पहला आप लोग डालिए राइन नदी, यानी कि राइन रिवर के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा होगा राइन नदी, राइन नदी, ठीक। अब अगर मैं राइन रिवर की बात करूं तो छोटा सा अगर मुझे मैप बना लूं तो आप लोगों को मैप से ही मैंने सब चीज पढ़ाया है, तो मैं चाहूंगा कि मैप से ही आगे का जो चीज है वो कंप्लीट हो। तो राइन रिवर में ये हमारा मैप है, ठीक है ना। मैप में अब जो मैं राइन रिवर की बात कर रहा हूं तो ये राइन रिवर जो है चलती है यहां से होती हुई ऐसे आती हुई यहां पर गिरती है, ठीक है ना। तो इसका उद्गम लिखना है अगर मुझे कि कहां से यह निकलती है। राइन नदी का उद्गम कहां से ये निकलती है, तो राइन नदी स्विट्जरलैंड, यह जो क्षेत्र है यह है स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड में जो पहाड़ है, जो पर्वत श्रृंखला है वो है आल्प्स पर्वत। तो स्विट्जरलैंड से यह नीचे है स्विट्जरलैंड और यहाँ पे जो स्थित पर्वतमाला है उसे हम लोग बोलते हैं आल्प्स पर्वत। तो आल्प्स पर्वत से यह निकलती है, तो निकलने का आप लोग लिख लीजिए कि आल्प्स पर्वत से निकलती है। कहां से निकलती है? आल्प्स पर्वत से निकलती है। और यह आल्प्स पर्वत से निकलती हुई आगे जाकर कहां पे गिरती है? ये है हमारा उत्तरी सागर। क्या है? उत्तरी सागर है, इसे हम लोग नॉर्थ सी बोलते हैं। तो उत्तरी सागर में अपना जल क्या करती है? गिराती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि यह उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। जल गिराने का मतलब इसका जो माउथ है, जो इसका मुहाना है, तो इसका माउथ कहां पे हो जाएगा? उत्तरी सागर में हो जाएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पर कि उत्तरी सागर में यह जल जो है गिराती है, उत्तरी सागर में, ठीक। उद्गम यानी ओरिजिन, मुहाना यानी कि जो ये अपना जल गिराती है जहां पर इसका माउथ है, ठीक है ना। अब आगे की बात अगर करें तो ये किन किन देशों से होकर जाती है, अगर आपसे पूछ लेगा कि कौन कौन से देश हैं जहां से राइन नदी होकर जाती है, क्योंकि राइन नदी बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, इसलिए यहाँ पे चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको बताया कि पहला जो देश है वो क्या है? स्विट्जरलैंड है, ठीक है ना। तो स्विट्जरलैंड यहाँ पे मैं लिखता हूं कौन कौन से देश से होकर जाएगी। तो देश आप लोग लिख लीजिए कि जो देश होंगे वो होगा शुरुआत में स्विट्जरलैंड। तो लिखिए यहां पर स्विट्जरलैंड से होकर जाएगी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के बाद जब आएगा आगे तो यहां पर एक छोटा सा देश होगा लिक्टेनस्टीन। क्या होगा? लिक्टेनस्टीन होगा, वो एक छोटा सा है। तो आगे मैं लिखूंगा लिक्टेनस्टीन, लिक्टेनस्टीन यहां से होकर जाएगा। फिर लिक्टेनस्टीन के आगे जब आएगा तो जर्मनी, क्या पड़ेगा? जर्मनी पड़ेगा। तो जर्मनी से होकर जाएगा, ये क्रम से है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा जर्मनी। जर्मनी के आगे जाएगा तो फ्रांस आ जाएगा, फ्रांस में। तो
तो लिख लीजिए जर्मनी के बाद ये फ्रांस से होकर गुजरती है, फ्रांस के बाद फिर यह नीदरलैंड, कहाँ पे है, नीदरलैंड, तो लिख लीजिए उसके बाद यह नीदरलैंड से होकर गुजरती हुई कहाँ पे जाकर मिल जाती है, सीधे उत्तरी सागर में आकर अपना जल गिरा देती है। तो यह स्विट्जरलैंड, लिंकटेस्कीन और जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड होती हुई उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है, आल्प्स पर्वत से निकलते हुए। ठीक है ना। अब अगला जो पॉइंट यहाँ पे आपसे पूछ लेगा कि इन देशों के कौन से शहर के किनारे राइन नदी बसा हुआ है, मतलब कौन कौन से शहर इस राइन नदी के तट के किनारे बसे हुए हैं। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में पूछा जाने लगा है तो आपको ये चीज भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो लिख लीजिए, अब मैं लिखूंगा कि देश, कौन कौन से देश हैं जो राइन नदी के होते हुए इसके तट के सहारे अपना शहर जो है बसे हुए हैं इन नदी के तट के किनारे। तो स्विट्जरलैंड की अगर मैं बात करूं तो यहीं पर मैं इनकी देश के नाम लिख देता हूं, आप लोग समझ लीजिएगा। तो स्विट्जरलैंड में जो देश है उसका नाम है ट्रेवर। क्या नाम है, ट्रेवर। तो यहां पर लिख लीजिए ट्रेवर। यह एक देश है स्विट्जरलैंड का जो कि राइन नदी के तट के किनारे बसा हुआ है। ठीक है ना। ट्रेवर के आगे अगर मैं बात करूं तो एक शहर आगे जाएंगे तो वेसल पड़ेगा, जो पैमाना अर्थव्यवस्था में आप लोग पढ़े होंगे बेसल मानक, तो वही उसी से समझ लीजिए। एक है शहर बेसल, तो बेसल शहर वो है राइन नदी के तट के किनारे बसा हुआ है और यह कहां पर है, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड एक देश है और ये सारे के सारे उनके शहरों के नाम है। आगे मैं चलूंगा तो लिंकटेस्कीन का जो एक शहर है उसका नाम है वादुज। क्या नाम है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो वादुज शहर है वो किस नदी के तट के किनारे स्थित है। तो आप लोग बताएंगे कि वादुज शहर जो है वो राइन नदी के तट के किनारे स्थित है और वादुज एक शहर है जो कि किस देश में है, लिंकटेस्कीन नामक देश में है और यह लिंकटेस्कीन देश कहां पर है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। आगे अगर मैं बात करूं जर्मनी की, तो जर्मनी में कौन कौन से शहर हैं जो राइन नदी के तट के किनारे स्थित है। तो जर्मनी में जो शहर है उसके बारे में आप लोग लिख लीजिए मेंज। एक शहर का नाम है मेंज। क्या नाम है, मेंज है। जर्मनी में जो शहर है वो शहर काफी ज्यादा है और इसका नाम भी काफी ज्यादा पूछता है। तो ये आप 4-5 शहर हैं, इनके नाम आप लोग लिख लीजिए। पहला शहर का नाम मैंने बताया मेंज है। दूसरे शहर का नाम है बिस्वाडेन। क्या नाम है, बिस्वाडेन। ये भी जर्मनी का एक शहर है बिस्वाडेन। और तीसरे शहर की अगर मैं बात करूं तो तीसरे शहर का नाम है इत्र। क्या नाम है, इत्र। इत्र भी जर्मनी का एक शहर है, ठीक है, जो कि राइन नदी के तट के किनारे स्थित है। और चौथा एक शहर है बोन शहर। बोन शहर, बोन शहर, ये भी राइन नदी के तट के किनारे स्थित है। और एक है कोलोन शहर। क्या नाम है, कोलोन शहर। कोलोन शहर, ये भी जर्मनी में स्थित है और यह राइन नदी के तट के किनारे स्थित है। तो जर्मनी में स्थित देश है मेंज, बिस्वाडेन, इत्र, बोन शहर और कोलोन शहर। आप लोग ये चीज अच्छे से समझ गए होंगे। नीदरलैंड की अगर मैं बात करूं तो नीदरलैंड में जो देश है वहां पर एक बंदरगाह की जिक्र बहुत करना है जिसका नाम है रॉटरडम। तो बंदरगाह आप लोग लिख लीजिए कि नीदरलैंड का एक बंदरगाह है और यह बहुत ही फेमस है, उसका नाम है रॉटरडम। क्या नाम है, रॉटरडम। यह एक बंदरगाह है। क्या है, बंदरगाह है जो राइन नदी में ही अंदर यहां से व्यापार होता है। राइन नदी में ही यह बंदरगाह बना हुआ है और इस बंदरगाह का नाम है रॉटरडम बंदरगाह। रॉटरडम बंदरगाह कहां पर है, तो यह नीदरलैंड में है। कहां पर है,
नीदरलैंड में। और यह बंदरगाह यूरोप महाद्वीप का सबसे अंतःस्थलीय व्यस्त बंदरगाह है। मतलब कि यह जो है यहाँ पर नीदरलैंड है, यहाँ से जहाज अंदर आती है, यहाँ तक आती है, ऐसे जाती, सबसे अंदर तक जाता है यह बंदरगाह। अंतःस्थलीय व्यापार के लिए सबसे व्यस्त बंदरगाह यही है। तो लिख लीजिए, आपसे पूछा जाता है कि सबसे व्यस्त बंदरगाह यूरोप महाद्वीप का सबसे व्यस्त बंदरगाह। और ये कैसा है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए अंतःस्थलीय व्यस्त बंदरगाह है। अंतःस्थलीय कैसा है, अंतःस्थलीय व्यस्त बंदरगाह है। तो ये सारी चीजें आप लोग जो पढ़े, ये है राइन नदी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, किसी न किसी वनडे एग्जाम में जरूर ये पूछा जाएगा। और यहाँ से एक चीज और बात है, जो मैंने आपको जर्मनी और फ्रांस बताया, जर्मनी में एक पर्वत था, मैंने उसके बारे में बताया था कि उस पर्वत का नाम है वॉसजेस पर्वत। क्या नाम था? जर्मनी में जो पर्वत था वो था ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। क्या नाम था उसका? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ठीक है। और फ्रांस में जो पर्वत था उसका नाम था वॉसजेस पर्वत। तो क्या नाम था उसका? वॉसजेस पर्वत। तो यह जो नदी है, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और फ्रांस के वॉसजेस पर्वत की घाटियों से होती हुई, गुजरती हुई, इस तरह से आगे गुजरती हुई आगे जाकर उत्तरी सागर में गिराती है। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांस के वॉसजेस पर्वत और जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की घाटियों से होती हुई कौन सी नदी गुजरती है? तो इनकी घाटियों से गुजरती हुई राइन नदी जाती है, जो आगे जाकर किसमें? उत्तरी सागर में, नॉर्थ सी में अपना जल गिराती है। तो आप लोग लिख लीजिए कि इन पर्वतों के कहां से? घाटियों से होकर, इन पर्वतों के घाटियों से होकर क्या करती है? ये होकर यह अपना जल कहां पर? उत्तरी सागर में गिराती है। उत्तरी सागर में गिराती है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो आप लोगों से ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं किसी न किसी रूप में। ये सारी चीजें आपको YouTube के वीडियो में इतना डिटेल में आपको नहीं मिलेगा। बस ये बता देंगे कि राइन नदी कहां पर है, कहां से निकलती है और कहां पे अपना जल गिराती है। बहुत ज्यादा अगर डिटेल में बता दिए तो इतना बता देंगे, या फिर इनकी घाटियों के बारे में थोड़ा मोड़ा बता देंगे। लेकिन मैंने आपको इनके देशों के नाम, इनके शहरों के नाम, कहां से निकलती है, और फिर यूरोप के अंतःस्थलीय बंदरगाह रॉटरडैम की सारी चीज यहाँ पे बता दिया है। और जो कुछ पूछा जाएगा यहीं से ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। अगला मैं जो राइन नदी की चर्चा मैंने कर ही लिया है, अगला जो नदी की मैं चर्चा करूंगा वो भी महत्वपूर्ण होगा, तो उसका भी नाम लिखते हैं। यहां पर लिख देता हूं राइन नदी, ठीक। राइन नदी की यहां पर चर्चा हम लोगों ने कर लिया। अगला जो नदी होगा हमारा वो होगा टेम्स नदी, क्योंकि टेम्स नदी हिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। जब हमारे यहाँ इंग्लैंड के लोग, अंग्रेजों के लोग आए थे लूटने के लिए, तो ये टेम्स नदी के जरिए ही जाता था, सारा व्यापार होता था, इंग्लैंड में जाता था, लंदन में जाता था। तो अगला हेडिंग होगा हमारा टेम्स नदी। तो आप लोग डालिए टेम्स नदी। टेम्स नदी, इसे थेम्स नदी भी बोलते हैं, लिख लीजिए। टेम्स बोलो या फिर थेम्स नदी।
थेम्स नदी, या फिर आप लोग थेम्स रिवर भी डाल सकते हैं, थेम्स रिवर, ठीक है ना। तो इतनी सारी इनकी नामें हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं टेम्स नदी के बारे में बात करूं तो यह टेम्स नदी कहां से निकलती है और कहां पे जाती है, तो पहले इसका हम लोग मैप ड्रा करते हैं। ये है इंग्लिश चैनल, ये क्या है, इंग्लिश चैनल है, और यह एक उसका छोटा सा द्वीप है यहाँ पर। तो इंग्लिश चैनल में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक छोटा सा लंदन, यहाँ पे इंग्लैंड है, और यहाँ से ये नदी निकलेगी, निकलती हुई इस तरह से आती हुई, और ये अपना जल यहाँ पे गिराएगी, और इसे बोलते हैं इंग्लिश चैनल। इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश चैनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंग्लिश चैनल। इसे क्या बोलेंगे, इंग्लिश चैनल। और इस नदी को मैंने लिख ही दिया है, टेम्स नदी है। तो कहां से निकली है, इस जगह से निकली है, और यहाँ पे आके अपना जल गिराई है, और गिराने का जो प्लेस है उसको मैंने बोल दिया है इंग्लिश चैनल बोल दिया है। तो अब लिख लीजिए इसका उद्गम, उद्गम की अगर मैं बात करूं, यानी कि ओरिजिन की अगर मैं बात करूं कि कहां से यह निकलती है, तो यह चेल्थनम से निकलती है। कहां से, चेल्थनम। चेल्थनम एक स्थान है, यहाँ का स्थान, इसे हम लोग चेल्थनम बोलते हैं। तो लिख लीजिए चेल्थनम, या कहां से निकलती है, चेल्थनम से। अगर आपको चेल्थनम नहीं देगा या प्लेस नहीं देगा तो एक स्प्रिंग है, यहाँ पर एक स्प्रिंग है इस जगह पर, उससे बोलते हैं सेवन स्प्रिंग। तो चेल्थनम के किस जगह से, सेवन स्प्रिंग से निकलती है, सेवन स्प्रिंग। चेल्थनम के सेवन स्प्रिंग से क्या करती है, निकलती है। तो उद्गम आप लोग समझ गए कि टेम्स नदी कहां से निकलती है, चेल्थनम से, या प्लेस है चेल्थनम की किस जगह से। अगर यह नहीं देगा तो यह देगा, सेवन स्प्रिंग से निकलती है। और यह अपना जल कहां पे आके गिराई है, इंग्लिश चैनल में। यह जो बीच का जो भाग है इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश चैनल, ठीक है ना। तो लिख लीजिए यहां पर जो मुहाना होगा, मुहाना यानी कि जो इसका माउथ होगा, क्या, माउथ, जहां पे ये जल गिराती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुहाना बोलते हैं। तो यह जल गिराएगी इंग्लिश चैनल पे। कहां पर, इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल पे अपना जल क्या करती है, गिराती है। जल क्या करेगी, गिराती है, ठीक है ना। ये हो गया। अब अगर उद्गम और मुहाना देख लिए हम लोग तो इसके शहर के समझते हैं, क्योंकि यह कहां पर है, किस देश में है। तो अगर आपको देश पूछ लेगा कि किस देश में है, तो थेम्स नदी किस देश में है, तो देश लिखेंगे आप लोग, कौन सा देश, इंग्लैंड। कौन सा देश है ये, इंग्लैंड में है, इंग्लैंड, ठीक है ना। इंग्लैंड में इंग्लैंड देश है। अब देश का जो शहर है, आपसे शहर जब पूछ लेगा, कौन कौन से शहर इस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के, टेम्स नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है। तो यहाँ पे जो शहर है उसमें से एक शहर है आप लोगों का ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड एक शहर है, यह इसी नदी के तट के किनारे स्थित है, ऑक्सफोर्ड शहर। ऑक्सफोर्ड शहर किस देश में है, तो यह लंदन में है। कहां पर है, लंदन में है। और लंदन जो है यह एक राजधानी है किसकी, इंग्लैंड की। तो ऑक्सफोर्ड हो गया, रीडिंग हो गया, एक शहर का नाम है रीडिंग। रीडिंग भी बोलते हैं, रेडिंग भी बोलते हैं, आप जो भी लिख लीजिए, रेडिंग या रीडिंग कुछ भी लिख लीजिए। तो यह भी एक शहर है, और इसका ऑक्सफोर्ड हो गया, रेडिंग हो गया, और लंदन भी जो है, राजधानी जो है लंदन भी इसी नदी के किनारे स्थित है, लंदन, ठीक है ना। लंदन हो गया। और एक है, एक शहर का नाम है ईटन। तो इतने सारे शहर हैं, आप लोग याद रखे रहिएगा, ईटन, ईटन। ये जो शहर है ऑक्सफोर्ड, रेडिंग, लंदन, ईटन, ये सारे के सारे टेम्स नदी के तट के किनारे स्थित है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की बात, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो लिखना है कि लंदन जो है ये राजधानी है। क्या है, ये राजधानी है,
राजधानी है। तो किस देश की राजधानी है? तो यह जो राजधानी है इंग्लैंड की राजधानी है, इंग्लैंड की राजधानी है। ये बात क्लियर हो गई। अगर इंग्लैंड देश की राजधानी है ये, तो इंग्लैंड के बारे में बात करें तो इंग्लैंड की यह दूसरी नहीं सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी। अगर आपसे पूछ लेगा इंग्लैंड की सबसे लंबी नदी कौन है, तो इंग्लैंड की सबसे लंबी नदी टेम्स नदी है। इंग्लैंड की सबसे लंबी नदी कौन है? टेम्स नदी है, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। यहां पे लिख लेना कौन सी नदी है? टेम्स नदी है, टेम्स। लेकिन अगर पूरी तरह से पूछ लेगा कि यूनाइटेड किंगडम यूके, उत्तराखंड मत समझना, यूनाइटेड किंगडम है, यूके की सबसे लंबी नदी कौन है? यूके की सबसे लंबी नदियों में इसका कौन सा स्थान है? यह दूसरे स्थान पर आती है। नदियों में यह दूसरे स्थान पर आती है, दूसरे स्थान पर आती है। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गया कि इंग्लैंड की सबसे लंबी नदी टेम्स नदी है, यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी नदियों में दूसरे स्थान पे आती है। और यूनाइटेड किंगडम, इस पूरे समूचे भाग को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, जिसमें आयरलैंड आता है, उत्तरी आयरलैंड, दक्षिणी आयरलैंड, वेल्स आएगा और यहाँ इंग्लैंड आएगा। ठीक है ना? तो ये सारे के सारे समूचे इस क्षेत्र को, जो प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप को पूरी तरह से हम यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। और इस पूरे प्रायद्वीप में अगर पूरा नंबर पूछा जाए तो टेम्स नदी यूनाइटेड किंगडम का दूसरी सबसे लंबी नदी है। और पहली सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछ लेगा तो यूके की पहली सबसे लंबी नदी, पहली सबसे लंबी नदी अगर बोलेगा तो वो लिख लीजिए आप लोग, सेवर्न है। क्या है? सेवर्न है, सेवर्न नदी, जो कि यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी नदी कही जाती है। ये भी बात क्लियर हो गया। अब एक बात और है फैक्ट में, इसे लंदन की गंगा बोलते हैं। टेम्स नदी को क्या बोलते हैं? लंदन की गंगा, लंदन की गंगा। किस नदी को कहा जाता है? तो लंदन की गंगा टेम्स नदी को ही कहा जाता है, टेम्स नदी को ही कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि लंदन की गंगा किस नदी को कहते हैं, आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा, आपको पता रहेगा तो आप लोग बता देंगे। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना? और एक क्वेश्चन और आता है कि किस नदी को भूरी नदी कहा जाता है? इसी को भूरी नदी भी कहा जाता है। तो आप लोग लिख लीजिए भूरी, यानी कि ब्राउन, भूरी नदी, ब्राउन रिवर के नाम से, भूरी नदी के नाम से किसे हम लोग जानते हैं? टेम्स नदी को ही जानते हैं। टेम्स नदी को कहा जाता है, भूरी नदी के नाम से इसे जानते हैं, टेम्स नदी को। ये भूरी नदी क्यों हो गई? क्योंकि यह जो नदी है, इसके नीचे भाग में, नदी के निचले, जहां पे ऊपर पानी है, पानी के निचले वाले भाग पर गाद जमा हुआ है। क्या जमा हुआ है? गाद। तो यहाँ पर गाद के जमाव से, गाद के जमाव होने के कारण से, जमाव से यह कैसा दिखता है? गाद के जमाव से यह नदी भूरा दिखता है, इसीलिए इसे ब्राउन रिवर यानी कि भूरी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? अब एक क्वेश्चन अगर यहां से और पूछेगा कि टेम्स का मतलब क्या है? टेम्स, टेम्स नदी है ना, तो टेम्स एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? टेम्स एक लैटिन वर्ड है, टेम्स एक लैटिन वर्ड है। और जो ये लैटिन वर्ड है वो सेल्टिक नामक, लैटिन वर्ड कौन सा है? सेल्टिक है, सेल्टिक से निकला है, सेल्टिक। जो टेम्स नाम निकला है वो लैटिन वर्ड, लैटिन शब्द
सेल्टिक से निकला है। और सेल्टिक का अर्थ क्या होता है, अगर आपसे कभी पूछ लेगा तो लिख लीजिए, सेल्टिक का मतलब होता है अंधेरा, अंधेरा या फिर अंधकार। आपसे पूछ लेगा सेल्टिक का मतलब क्या होता है, अंधेरा या अंधकार। तो आप लोग राइन नदी और टेम्स नदी अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। अब इन नदियों को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं साइड हो जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके बाद हम लोग आगे की नदियों की चर्चा फिर करते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, अब आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगला जो हमारा जो नदी है उस नदी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पे मैं अब चर्चा करूंगा ओडर नदी की। ओडर नदी भी इंपॉर्टेंट नदी है, यह आपसे पूछा जाता है। तो अगला है, अगला नदी का नाम लिखिए ओडर नदी। ओडर, ओडर नदी क्या नाम है, ओडर रिवर, RIVER। ओडर रिवर की अगर मैं चर्चा करूं तो यहाँ पे मैप में अगर मैं बनाऊं तो यह ओडर नदी इस तरह से निकलती हुई ऐसे जाके गिरती है। तो ओडर नदी कहां से निकलती है, तो यह है चेक गणराज्य। क्या है, चेक गणराज्य एक देश है, चेक गणराज्य, यहां से वो निकलती है। ठीक है ना। तो चेक गणराज्य का एक जिला है जिसे हम लोग बोलते हैं ओलोमोस जिला या फिर ओलोमोस डिस्ट्रिक्ट। तो यहीं से वे निकलती हुई अपना जल कहां पे गिराती है, इस पूरे क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं बाल्टिक सागर या फिर बाल्टिक सी। इसी बाल्टिक सागर में अपना जल गिराती है। तो चेक गणराज्य के ओलोमोस जिला से निकलती हुई यह बाल्टिक सागर में अपना जल गिराती है। तो लिख लीजिए, अगर मैं लिखूं इसके उद्गम की कि कहां से यह निकलती है, उद्गम, ओरिजिन की अगर मैं बात करूं तो यह निकलती है, उद्गम यानी कि ओरिजिन, यह कहां से निकलती है, तो मैंने बोला कि ओलोमोस डिस्ट्रिक्ट, ओलोमोस डिस्ट्रिक्ट से यह निकलती है। ऐसे हम लोग कहेंगे ओलोमोस जिला। क्या बोलेंगे, ओलोमोस जिला कहां से निकलता है, ओलोमोस जिला। ये है कहां पर, तो आप लोग लिख लीजिए कि यह जो है चेक गणराज्य में है। कहां पर है, चेक गणराज्य में है, चेक गणराज्य में है। ठीक, अब कहां पे अपना जल गिराएगी, इस पूरे क्षेत्र को मैंने बोला क्या है, बाल्टिक सागर है। तो लिख लीजिए कि उद्गम के बाद इसका जो मुहाना होगा, जो माउथ होगा, वो होगा बाल्टिक सागर। क्या होगा, बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर में बाल्टिक सी, बाल्टिक सी। ठीक, बाल्टिक सागर में गिराती है। आगे जब ये जलेगी तो पोलैंड और जर्मनी, इधर साइड में है जर्मनी और इधर साइड में है पोलैंड। क्या है, पोलैंड। तो जर्मनी और पोलैंड यहाँ पे प्राकृतिक सीमा बनाएगी। यह नदी जो है क्या करती है, यह नदी इन दो देशों को नदी के रूप में अलग कर देती है, यानी कि ये एक सीमा, बॉर्डर लाइन बनाने का काम करता है। इस साइड में जर्मनी हो जाएगा और इस साइड में क्या हो जाएगा, पोलैंड हो जाएगा। तो लिख लीजिए यह नदी आगे। अच्छा, इसके शहर के बारे में, देश लिख लीजिए, कौन कौन से देश से होकर जाती है। देश तो आप लोग समझ गए कि कौन सा देश है, चेक गणराज्य, चेक गणराज्य। चेक गणराज्य के बाद आगे गया तो कौन सा, पोलैंड, पोलैंड। और फिर जर्मनी से भी सीमा बनाती है तो जर्मनी भी लिख लीजिए। लेकिन मुख्यतः अगर आपसे पूछेगा कि यह नदी किस देश में है, तो मुख्यतः अगर आपसे पूछेगा तो आप लोग कौन से देश में मारेंगे, पोलैंड। क्यों, क्योंकि पोलैंड में इसका विस्तार सर्वाधिक है। इसीलिए जो ओडर नदी है वो पोलैंड की नदी है। ठीक है ना। बाकी सीमाएं तो हमने बता ही दिया किस देश से ये बनाती है। तो ये चीज आप लोग समझना
और अगर इसके शहर की मैं बात करूं तो शहर भी लिख लीजिए, एक ही शहर है जो इस नदी के किनारे है, उसका नाम है ओपोले। लिख लीजिए ओपोले। जो ये है, ये शहर जो है इस नदी के तट के किनारे स्थित है। अब मैंने अभी आपको बताया कि यह जर्मनी और पोलैंड के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है, यानी कि यह भौगोलिक राजनैतिक रूप से इसकी सीमा का निर्धारण नहीं किया गया कि इसकी सीमा लाइन, बॉर्डर लाइन जो है प्रशासकों को द्वारा तय की गई होगी। यह नदी ही प्राकृतिक रूप से सीमा बनाने का काम करती है कि नदी उस पार क्या लगेगा, पोलैंड, और नदी के इस पार क्या लगेगा, जर्मनी। तो लिख लीजिए यह नदी प्राकृतिक रूप से जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाती है। जर्मनी और पोलैंड की क्या करती है, सीमा बनाती है। अब अगर मैंने इस नदी के बारे में बात किया ओडर की, तो ओडर पोलैंड की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है। तो अगर आपसे कभी पूछ लेगा तो ये भी फैक्ट है, तो लिख लीजिए यह पोलैंड की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तीसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना। अब पोलैंड की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, तो बात आती है पोलैंड की पहली और दूसरी नदी कौन है जो कि लंबाई में सबसे बड़े हैं। तो उनका नाम लिख लीजिए यहीं पर कि पोलैंड की पहली और दूसरी जो नदियां हैं क्रम में, तो पहले लिख लीजिए विस्तुला। क्या है, विस्तुला नदी पोलैंड की सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी है। और दूसरा लिख लीजिए वारसा, ठीक है ना, वारसा नदी। यह भी पोलैंड की क्या है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और तीसरी के बारे में मैंने अभी जिक्र कर दिया, ओडर नदी। ओडर नदी क्या है कि यह जो है पोलैंड की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो अब यहां पर एक बात आ गया, विस्तुला नदी के बारे में भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि विस्तुला नदी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हेडिंग डाल लीजिए विस्तुला नदी। विस्तुला नदी। आज मैं यूरोप महाद्वीप के सारा जो नदियां हैं सारे के सारे समाप्त कर दूंगा, और यहां से हमारा यूरोप महाद्वीप पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। विस्तुला नदी की अगर मैं बात करूं तो विस्तुला नदी भी यहीं से ही निकलती है। आगे ये मैं बना दे रहा हूं, विस्तुला नदी, ठीक है ना। तो उद्गम इसका लिख लीजिए, कहां से यह निकलती है, उद्गम। यह भी जो है चेक गणराज्य से ही निकलती है। चेक गणराज्य मतलब चेक गणराज्य नहीं, पोलैंड में ही है। ये पोलैंड से निकलती है, और पोलैंड से निकलती हुई यह कहा जाती है बाल्टिक सागर में। तो पोलैंड में वो स्थान क्या है जहां से यह निकलती है, तो एक पहाड़ है, उस पहाड़ को हम लोग बोलते हैं बोरानिया गोरा पहाड़। तो लिख लीजिए यहां पर है बोरानिया गोरा पहाड़, तो यहीं से निकलती है। तो हम लोग लिखेंगे कि विस्तुला नदी का उद्गम बोरानिया गोरा पहाड़ से होती है। बोरानिया गोरा पहाड़ जो है यह कहां पर है, तो पोलैंड में है। तो लिख लीजिए ब्रैकेट में कि यह कहां पर है, पोलैंड में है। और यह निकलती हुई अपना जल कहां पे गिराएगी, बाल्टिक सागर। ये पूरा कौन सा है, बाल्टिक सी है। तो लिख लीजिए इसका जो मुहाना है, मुहाना यानी कि माउथ, वो कहां पर है, तो बाल्टिक सागर में गिराती है। बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर में अपना जल गिराएगी, बाल्टिक सागर, ठीक। आगे अगर मैं बात करूं कि यह जो है किन किन देशों से होकर जाती है, तो मैंने आपको बताया कि
कि यह जो है पोलैंड की ही सबसे लंबी नदी है और यह पोलैंड में ही बहती है और कोई नहीं है। तो लिख लीजिए, जब देश की मैं बात करूंगा तो यहां पे लिख लीजिए पोलैंड। क्या लिखेंगे? पोलैंड। कौन से देश में है? ये पूरी तरह से पोलैंड पे ही बहती है। आगे इसके सहारे, इसके तट के किनारे के सहारे नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है अब उसको लिख लीजिए कि यह जो है पोलैंड की सबसे लंबी नदी है। पोलैंड की सबसे लंबी नदी, पोलैंड की सबसे लंबी नदी है। ठीक, ये बात हो गया। आगे अगर मैं बात करूं, पोलैंड जो है एक चीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, एक राजधानी समझ लीजिए, पोलैंड की जो राजधानी है वो भी यहीं पे लिख लीजिए, क्योंकि पोलैंड की राजधानी इसी के तट के किनारे स्थित है। राजधानी स्थित है तो यहाँ पे लिख लीजिए, पोलैंड की जो राजधानी है, पोलैंड की राजधानी क्या है? क्राकाऊ और वारसा। क्राकाऊ और वारसा इसकी राजधानी है। इसी तट के किनारे स्थित है। इसी नदी के तट के किनारे क्या है? स्थित है। तट के किनारे स्थित है। ठीक है ना। और पोलैंड एक चीज के लिए बहुत ही मशहूर है, वो है कपड़ा बनाने के लिए। पोलैंड में भी खूब कपड़ा बनाने के उद्योग लगे हैं, कारखाने खुले हैं और इसीलिए कपड़ा बनाने के क्षेत्र में यह मशहूर है। इसीलिए पोलैंड को मैनचेस्टर का नाम से जाना जाता है। तो लिख लीजिए, वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। वस्त्र उद्योग का क्या हुआ है? विकास हुआ है। इसीलिए हम पोलैंड को पोलैंड का मैनचेस्टर कहा जाता है। पोलैंड का मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। पोलैंड का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। पोलैंड के मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको बता दिया। और अगर आपसे पूछा जाएगा वो मतलब बोरानिया गोरा पहाड़ कहाँ पर है, तो बोरानिया गोरा पहाड़ कहाँ पे मैंने आपको बताया कि यह जो है पोलैंड में है। ठीक है ना। और कहाँ पे अपना जल गिराएगी, तो मैंने अभी आपको मैप में बताया कि इस तरह से जाती हुई यह अपना जल बाल्टिक सागर में गिराएगी। और यहीं पे एक खाड़ी है, अगर आपसे कभी सागर न देके खाड़ी का नाम पूछ लिया तो इस खाड़ी का नाम है डैनजिंग की खाड़ी। तो लिख लीजिए यहीं पे, बाल्टिक सागर दे देगा या फिर एक खाड़ी का नाम देगा डैनजिंग की खाड़ी। डैनजिंग की खाड़ी। ठीक है ना। तो ये भी दे सकता है आपसे, तो लिख लीजिए। जैसे मैंने अभी आपको टेम्स नदी बताया, टेम्स नदी कहाँ पे अपना जल गिराती थी, मुहाना का था इंग्लिश चैनल। तो अगर आपसे इंग्लिश चैनल नहीं देगा तो वहीं पे आप लोग ये भी लिख लीजिएगा साउथेंड ऑन सी। अगर वो नहीं देगा तो ये देगा साउथेंड ऑन सी। इस तरह से आपको लिखा रहेगा। कब ये ऑप्शन मारेंगे? जब आपका इंग्लिश चैनल नहीं होगा। जब इंग्लिश चैनल साउथेंड ऑन सी भी नहीं होगा, यहां पर ये है आपका, ये लंदन का टेम्स नदी, ये है इंग्लिश चैनल, ये नहीं होगा तो ये आपका साउथ में पड़ रहा है ना, तो ये साउथेंड ऑन सी के नाम से। जब ये भी नहीं होगा तो ये उत्तरी सागर है, तब आप लोग वहां पे उत्तरी सागर देखेंगे, नॉर्थ सी देंगे, उत्तरी सागर को टिक मारेंगे। तो आप लोग इस क्रम से वहां पे जाके टेम्स नदी जो मैंने पढ़ाया है वहां पे ये सारी चीजें लिख लीजिएगा। क्या पता क्वेश्चन घुमा दे, मैंने सारी चीजों को आपको समेट के बता दिया। जब यहाँ पे आप विस्तुला नदी पे जाएंगे तो बाल्टिक सागर में जल गिराएगी, लेकिन अगर बाल्टिक सागर नहीं दिया तो वहां एक खाड़ी है यहाँ पर, और इस खाड़ी का नाम है डैनजिंग की खाड़ी। तो डैनजिंग की खाड़ी में भी अपना जल गिराएगी। और जो टेम्स नदी था वो यहाँ पे जो अपना जल गिराएगी तो एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है?
एस्चुरी, एस्चुरी क्या होता है? जब जल का बहाव बहुत तेजी से सागर में मिलता है, यानी कि वो डेल्टा नहीं बनाता है, बहुत धीरे धीरे नहीं गिरता, बहुत तेजी से गिरता है, तो वहां पे एस्चुरी का निर्माण होता है। तो आप लोग 10th नदी में लिख लीजिए ना कि यह एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का क्या करती है? निर्माण करती है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आप लोग इतनी सारी चीजें, अगर आपसे नदियों के बारे में पूछ लेगा तो आप बहुत सारी चीजें 150-200 वर्ड में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इसीलिए मैं सारे डिटेल में आप लोगों से ये सारी बात बताया हूं। और यह नदी क्या बनाएगी? यह नदी यहाँ पे जाकर डेंजिंग के खाड़ी में ऐसे इसकी जलधाराएं कई भागों में विभाजित हो जाएंगी। तो जो यह विस्तुला नदी है, इसका बहाव बहुत धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि कई शाखाओं में हो गई और बहाव धीरे होने के कारण यह क्या बनाएगी? डेल्टा का निर्माण करेगी। लिख लीजिए, डेल्टा का निर्माण करेगी। डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है ना? तो ये सारी दोनों नदियों के बारे में मैंने बात किया। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे आपको और नदियों के बारे में चर्चा करके बता दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। तो नोट करिए आप लोग। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा अच्छे से। अब जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं उनमें से अब हम लोग चर्चा करेंगे किसकी? एल्ब नदी की। तो हेडिंग डालिए आप, एल्ब नदी। एल्ब नदी, एल्ब, एल्ब नदी, एल्ब नदी। अगर मैं एल्ब नदी की बात करूं, एल्ब नदी, तो एल्ब नदी जो है कहां से निकलती है, तो उद्गम इसका कहां से है, इसकी भी बात समझ लेते हैं। तो इसका जो उद्गम है वो भी चेक गणराज्य से ही है। तो यहां पर है चेक गणराज्य और ये है ये, और इस तरह से ये निकलती हुई आगे जाती है। तो इसका उद्गम कहां से है? चेक गणराज्य से यह निकलती है। अब चेक गणराज्य में एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है आपका क्राकानोस पर्वत, ठीक है ना? क्राकानोस पर्वत, ये कहां पे है क्राकानोस पर्वत? चेक गणराज्य में है। क्राकानोस पर्वत से निकलती है, चेक गणराज्य से होती हुई ये कहां पे जल गिराती है? इस पूरे भाग को हम बोलते हैं उत्तरी सागर, नॉर्थ सी। तो ये उत्तरी सागर में जल जाके गिराती है। तो मुहाना कहाँ हुआ? उत्तरी सागर। निकली कहां से? चेक गणराज्य से। चेक गणराज्य में किस जगह से? तो क्राकानोस पर्वत से निकली है। क्राकानोस पर्वत कहाँ पे है? तो चेक गणराज्य में है, ठीक है ना? तो याद लिख लीजिए इसका। तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे उद्गम। उद्गम, उद्गम यानी कि ओरिजिन, कहां से निकली है? तो ये क्राकानोस पर्वत से। क्राकोनोस पर्वत। क्राकोनोस पर्वत कहां पर है? अभी मैं बताया, कहां पे? चेक गणराज्य। कहां पे है? चेक गणराज्य में है, ठीक? चेक गणराज्य में है। कहां पर ये जल गिराती है? तो लिख लीजिए मुहाना। इसका मुहाना कहां पर है? मुहाना। अभी मैंने बताया कहां पे जाके जल गिराएगी? उत्तरी सागर। तो लिख लीजिए इसका मुहाना कहां है? उत्तरी सागर में है। उत्तरी सागर, ठीक है ना? अब आगे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देश के बारे में बात करता हूं। कौन कौन सा देश है? तो चेक गणराज्य तो पहले हो गया, पहला जो देश निकल कर आया चेक गणराज्य हो गया। दूसरा यहाँ पे अगर मैं बात करूं शहर की, तो चेक गणराज्य से होते हुए ये जर्मनी, जर्मनी दो देश हैं। तो लिखिए देश कौन कौन से? जर्मनी और चेक गणराज्य। देश का नाम लिख लीजिए। पहला है क्या? चेक गणराज्य, चेक गणराज्य। और दूसरा इसके आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा? जर्मनी, जर्मनी हो गया, ठीक। अब यहाँ पे जो शहर पूछ लेगा कि बताइए एल्ब नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो ड्रेसडेन एक शहर है। यह ड्रेसडेन शहर जो है यह स्थित है एल्ब नदी के किनारे। तो शहर लिख लीजिए। शहर की अगर मैं बात करूंगा तो ड्रेसडेन स्थित है।
और ड्रेसडेन एक चीज के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और वो है आपका चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। तो आपसे कभी पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा डीपली में अगर बहुत ज्यादा टफ पेपर हो गया तो ये भी पूछ सकता है, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए यूरोप महाद्वीप में कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो ड्रेसडेन शहर जो है वो चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो लिख लीजिए, चीनी मिट्टी के क्या करने के लिए, बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, ड्रेसडेन शहर जो है इसलिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। और एक शहर है हैम्बर्ग। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि हैम्बर्ग शहर किस नदी के तट के किनारे स्थित है। तो इस शहर से, इस नदी से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो अगर आपको कभी ड्रेसडेन नहीं मिला तब आप लोग हैम्बर्ग पे मारेंगे, हैम्बर्ग पे। हैम्बर्ग है कहाँ पे, जर्मनी में है, और यह इस नदी से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ठीक है ना, हैम्बर्ग शहर। तो ये है हमारा एल्ब नदी। एल्ब नदी से इससे ज्यादा कोई चीज नहीं पूछा जाएगा। अब एक नदी और डालिए, उस नदी का नाम है स्प्री नदी। कौन सी, स्प्री नदी। स्प्री नदी के भी बारे में आपसे पूछा जाएगा, स्प्री नदी क्या है, स्प्री नदी कहाँ पर है। तो स्प्री नदी की अगर मैं बात करूं तो यह नदी जो है आती है और एल्ब नदी में मिल जाती है। यह नदी इस तरह से आती है और एल्ब नदी में मिल जाती है। तो एल्ब नदी की सहायक नदी है स्प्री नदी। तो लिख लीजिए, यह पहला पॉइंट लिखेंगे, यह किसकी, एल्ब की, यह एल्ब की सहायक नदी है। यह एल्ब की सहायक नदी है। सहायक नदी है यानी कि ट्रिब्यूटरी रिवर। क्या, सहायक नदी माने ट्रिब्यूटरी रिवर। ट्रिब्यूटरी रिवर, ट्रिब्यूटरी रिवर उस नदियों को बोलते हैं जो एक नदी आके दूसरी नदी में मिल जाती है, उसे हम लोग कहते हैं सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी रिवर। ठीक है ना, ट्रिब्यूटरी रिवर, ठीक, ट्रिब्यूटरी रिवर बोलते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि जो स्प्री नदी है, स्प्री नदी वो इसी नदी के किनारे जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन, इसी नदी के किनारे स्थित है। तो लिख लीजिए दूसरा पॉइंट, जर्मनी की राजधानी, जर्मनी की राजधानी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। क्या नाम है, बर्लिन। इसी नदी के तट के किनारे स्थित है। इसी नदी के तट के किनारे, तट के किनारे क्या है, स्थित है। तट के किनारे स्थित है। ठीक है ना। तो स्प्री नदी के बारे में इतना ही चीज आपसे पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। स्प्री नदी कहां पर है, अगर आपसे कभी पूछ लेगा तो ये जर्मनी में है। कहां पर है, जर्मनी में। तो इसको भी लिख लीजिए, कहां पर है, तो जर्मनी में स्थित है। जर्मनी में स्थित है। ठीक है ना, जर्मनी में स्थित है। ठीक, तो ये भी आपकी बात हो गई। अब मैं अगली नदी की जो बात करता हूं वो है सीन नदी। तो अगला हेडिंग डालिए, सीन नदी। सीन नदी, ठीक है ना। कहां पर है, अगर ये मुख्य रूप से पूछा जाएगा तो आप लोग लिख लीजिए, यह फ्रांस में है। कहां पर है, फ्रांस में है। तो सीन नदी जो निकलती है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इस तरह से निकलती है और जाके फ्रांस में इधर साइड में ऊपर जाके मिलती है। तो उद्गम और मुहाने के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका उद्गम कहां से है, तो फ्रांस से निकली है। तो फ्रांस का ये पठारी भाग है, पठार भाग, और पठारी भाग से ये निकलती है। अगर फ्रांस का पठारी भाग नहीं देगा तो कहां से पूछेगा, तो एक स्थान है उसे बोलते हैं डिजोन। डिजोन एक प्लेस है, वहां से अगर डिजोन भी नहीं देगा तो डिजोन में उसका एक सब स्थान है जिसे बोलते हैं कम्यून। तो लिख लीजिए कि उद्गम, उद्गम लिखे, उद्गम, उद्गम कहां से ये ओरिजिन हुआ है। तो लिख लीजिए फ्रांस के पठारी भागों से। ये फ्रांस का पठारी भाग है। कहां से, फ्रांस के पठारी
फ्रांस के पठारी भाग से इसका क्या है, उद्गम हुआ है। फ्रांस के पठारी भाग से इसका उद्गम हुआ है। अब फ्रांस के पठारी भाग में किस जगह से, जगह बोलेगा तो लिख लीजिए डिजोन। क्या नाम है, डिजोन। चल नहीं रहा है, ये इसको लेते हैं। कहां से, डिजोन से, ठीक है ना, डिजोन, फ्रांस के डिजोन से। ठीक, अब डिजोन में किस जगह, तो डिजोन के कम्यून, फ्रांस के डिजोन के कम्यून से यह निकलती है। ठीक है ना, यहां से इसका उद्गम है। तो फ्रांस के पठारी भाग से, उसमें कहा डिजोन से, उसमें कहा डिजोन के कम्यून से यह निकलती है। और कहां पे जाके जल गिराएगी, यहां पर हमारा है इंग्लिश मतलब इंग्लिश चैनल। तो ये आपका ब्रिटेन है पूरा, यूके यूनाइटेड किंगडम, इसके नीचे पूरा इंग्लिश चैनल है, और ये फ्रांस है। तो ये जाके जल इंग्लिश चैनल में गिराएगी। तो लिख लीजिए कि मुहाना, इसका मुहाना कहां पर है इसका, तो मुहाना लिखिए इंग्लिश चैनल में। कहां पे, इंग्लिश चैनल। कहां पे जल गिराएगी, इंग्लिश चैनल में गिराएगी। और फ्रांस जो है कि जो राजधानी है पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस इसी नदी के तट के किनारे स्थित है। तो लिख लीजिए फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस इसी नदी के तट के किनारे स्थित है। तट के किनारे स्थित है। ये बात क्लियर हो गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस इसी नदी के तट के किनारे स्थित है। और फ्रांस एक चीज के लिए भी प्रसिद्ध है, सौंदर्य प्रसाधन के लिए फ्रांस जो है विश्व प्रसिद्ध है। किस लिए, विश्व प्रसिद्ध सौंदर्य प्रसाधन के लिए। तो आप लोग लिख लीजिए फ्रांस सौंदर्य प्रसाधन के लिए क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। क्लियर, फ्रांस सौंदर्य प्रसाधन के लिए क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। और यहीं पर इसी नदी पे एक बंदरगाह बना है जिसे हम लोग ली हार्वे बंदरगाह कहते हैं। क्या, ली हार्वे बंदरगाह। तो लिख लीजिए इसी नदी के तट पे क्या बना है, ली हार्वे बंदरगाह बना है या स्थित है। ली हार्वे बंदरगाह स्थित है। क्लियर हो गया। ली हार्वे बंदरगाह हो गया सौंदर्य प्रसाधन के लिए, फ्रांस फेमस प्रसिद्ध है। और फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वो इसी नदी के तट के किनारे स्थित है। फ्रांस के पठारी भाग से निकलती है, डिजोन के कम्यून से, अगर यह नहीं होगा तो, और इंग्लिश चैनल में जाके अपना जल गिराती है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब इतना सारा चीज मैं नदियों को लेकर समाप्त कर दिया हूं। अब इससे ज्यादा कहीं कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जो भी होगा सब यहीं से आपको मिलेगा। मेरे पीछे के तीनों वीडियो देख लीजिए नदियों का, और ये वीडियो मिला के सारी की सारी सब चीज समेट दिया हूं। यूपीएससी लेवल से लेके एसएससी छोटे एग्जाम तक के लिए सारी चीज को ये कवर करेगा। ठीक है ना। अगर आगे कुछ इंपॉर्टेंट बात करें कि सबसे महत्वपूर्ण नदी की अगर बात करें कि बताइए यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है, मैं सबसे बड़ी नदी नहीं बोल रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण नदी बोल रहा हूं। अगर यूरोप का सबसे बड़ी नदी बोलेगा तो वोल्गा नदी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नदी अगर पूछा जाएगा तो डेन्यूब नदी है। लिख लीजिए सबसे महत्वपूर्ण नदी। अगर मैं बोलूंगा महत्वपूर्ण नदी, याद रखना इन शब्दों पे, महत्वपूर्ण नदी अगर मैं बोला तो आप लोग क्या लिखेंगे, डेन्यूब नदी। कौन सा, डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी। और वहीं पे अगर मैं बोल दिया सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी नदी में अगर बात होगा तो कौन सी होगी, अभी मैंने बताया कौन सा, सबसे लंबी नदी कौन सा है, वोल्गा है। तो लिख लीजिए वोल्गा। कौन सा, वोल्गा नदी। ठीक है ना, ये हो गया।
कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जैसे फ्रांस और किस लिए प्रसिद्ध है, यहां पर लिख लीजिए। फ्रांस में ये है वाइन, जानते हो ना, शराब जो बनाया जाता है, वाइन यार्ड के नाम से भी प्रसिद्ध है। लिख लीजिए, वाइन यार्ड। फ्रांस जो है वाइन यार्ड या फिर वाइन यार्ड के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछा जाता है कि वाइन यार्ड या वाइन यार्ड किस देश को कहते हैं, तो फ्रांस को कहते हैं वाइन यार्ड या वाइन यार्ड, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि एक चीज है आपको, फियोर्ड तट, क्या नाम है, फियोर्ड तट। ये देखिए नार्वे है, नार्वे, इसे हम बोलते हैं नार्वे। ये इस तरह से कटा फटा है, तो इस तरह से ये कटा फटा क्षेत्र है, ये पूरी तरह से। तो इसी कटे फटे क्षेत्र को बोलते हैं फियोर्ड तट। क्या बोलते हैं, फियोर्ड तट। तो बोलते हैं किस देश को फियोर्ड तट के नाम से जानते हैं। फियोर्ड का नाम ही लोग नहीं समझ पाते। फियोर्ड तट ऐसा होता है जो बहुत ही कटा छटा, एकदम बहुत ही कटे होते हैं, जहां पे जहाजें आई, अंदर घुस गई फिर निकल गए, इस तरह से कटे फटे तटीय भाग होते हैं, उसे हम फियोर्ड तट के नाम से जानते हैं। और सबसे ज्यादा यूरोप महाद्वीप में कौन फियोर्ड तट है, तो नार्वे है। तो लिख लीजिए, नार्वे जो है वो फियोर्ड तट के नाम से यह विश्व प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा फियोर्ड तट कहां पे पाया जाता है, तो नार्वे में पाया जाता है। अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसी तरह से स्विट्जरलैंड की एक बात मैंने आपको बता रहा हूं। स्विट्जरलैंड में सबसे अधिक जो क्षेत्र है वो आल्प्स पर्वत का विस्तार है। सबसे ज्यादा वहां पे 70% इलाका आल्प्स पर्वत का, बाकी 30% इलाका आपका रहने लायक है। तो वो है आपका स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड जो है विश्व प्रसिद्ध है घड़ी के मामले में, घड़ी को नए नए डिजाइन बनाने के लिए। तो इसको भी लिख लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है। स्विट्जरलैंड के लिए हमने क्या बोला, घड़ी के डिजाइन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। घड़ी डिजाइन के लिए क्या है, विश्व प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं इटली को लेकर बात करूं, तो इटली में क्या है, अंगूर और जैतून की खेती के लिए, दो चीज के लिए, अंगूर और जैतून की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा अंगूर और जैतून के लिए यह प्रसिद्ध है। वैसे फ्रांस में भी सबसे ज्यादा अंगूर अच्छे क्वालिटी के बनाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे शराब के कई ज्यादा कारखाने बने, इसीलिए इसे वाइन यार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और हमारा आज का यूरोप महाद्वीप पूरी तरह से समाप्त हुआ। मैंने पहाड़ों के बारे में चर्चा कर लिया, मैदानों के बारे में चर्चा कर लिया, प्रदेशों के बारे में, राजधानियों के बारे में और भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, नदियों के बारे में, सारा चीज मैंने सब चीज डिस्कस कर दिया, जितने सागर हैं उनके बारे में। तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे बहुत ज्यादा मात्रा में प्लीज हमारे सहयोग दें और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।